दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर विल्डरनेस डेज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। दोस्तों इस एपिसोड में हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। ऐसी कहानी जो हम सब की रोजमर्रा जिंदगी से बिल्कुल परे है। ये कहानी है 54 हिमालयन ट्रैकर्स की और उनके संघर्ष की। ये कोई मामूली संघर्ष नहीं था। ये 19,500 फुट की ऊंचाई पर अपनी जानें बचाने के लिए किया गया एक संघर्ष था और इस संघर्ष का एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ हमारे पास है। तो दिल थाम कर बैठिए। ये कहानी दोबारा सुनने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। ये एक ऐसे हिमालय अभियान की कहानी है जिसने 6 लोगों के सपनों की ऊंचाई को चकनाचूर कर दिया। करीब 19,500 फुट की ऊंचाई पर लड़ी गई एक घातक लड़ाई जिसमें 36 घंटे के अंदर 6 जीवन समाप्त हो गए। 6 लोग चले गए, लेकिन तब भी इस लड़ाई के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। चलिए हम आपको उस ऊंचाई पर ले चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। हम आपको अभियान के एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे। इस फुटेज को फोटोग्राफर अनूप शाह ने फिल्माया था। इस हिमालयन अभियान में 54 लोगों ने हिस्सा लिया था और सिर्फ 48 लोग ही वापस आ पाए थे। ये कहानी है उन लोगों की, उनके जज्बे की, उनकी खुशी और आंसुओं की, जब वो लोग हिमालय के नजारे को देख रहे थे, उससे लोहा ले रहे थे और अपने दोस्तों को मौत के मुंह में जाते देख रहे थे। उन लोगों की मजबूरी की, जब वो प्रकृति के सामने लाचार हो गए। हिमालय की सौंदर्य और ऊंचाई लोगों को अपनी ओर खींचती हैं और यही जज्बा लोगों को उन पर्वतमाला की चढ़ाई के लिए आकर्षित करता है। लेकिन वो खूबसूरती खतरनाक हो जाती है जब आप गलत समय पर गलत जगह पर पाए जाते हैं। ये ट्रैकर अनूप शाह की अगुवाई में गढ़वाल हिमालय के कालिंदी खाल पास की चढ़ाई कर रहे थे। इस टीम के साथ कालिंदी खाल पास की चढ़ाई करने वाले डॉक्टर शेखर पाठक भी थे। वो उत्तराखंड के जाने माने इतिहासकार हैं और उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तेरह सितंबर 2008 में जब इन 6 लोगों की टीम ने चढ़ाई शुरू की तो वो हिमालय की लुभावनी खूबसूरती और उसके बेलगाम मौसम को लेकर काफी उत्साहित थे। डॉक्टर पाठक का कहना है कि उन लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने पृथ्वी पर स्वर्ग देख लिया हो। We started from here, so it was very clear that the weather is good. Everybody was in good health, good spirits. Everybody was acclimatized, our guide, our porters and we three. अपने चढ़ाई के तीसरे दिन अनूप और उनकी टीम को 36 ऑस्ट्रेलियाई ट्रैकर्स और उनके 12 कुलियों और गाइडों की टीम मिली। उत्साह में मिली इन लोगों को एकदम अंदाजा नहीं था कि भविष्य क्या रूप लेने वाला है। यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार। हिमालय की इस खूबसूरती में आराम से बैठने का मौका था। कुछ पर्वतारोही एक चट्टान पर बैठ डायरी में अपने अनुभवों को लिख रहे थे तो कुछ गाने में मस्त थे और तस्वीर खींचने का भी, ताकि घर में इस अनुभव को बांटा जा सके। पर कोई नहीं जानता था कि अच्छी यादों के लिए खींची गई ये तस्वीरें उन्हें
आगे जाकर परेशान करेंगे। ये सफर उनके लिए ऐसे लम्हे लेकर आएगा जिनकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। 17 सितंबर को इस अनहोनी का पहला आभास हुआ जब बर्फबारी शुरू हुई। बेमौसम की इस बर्फबारी को देख इन ट्रैकर ने सोचा ये कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगले 24 घंटों में स्थिति बद से बदतर होने लगी। पहले जो स्नोफ्लेक्स मैंने देखी वो हम कालिंदी बेस पे थे, तो मैंने कहा अनूपदा तो बर्फ़ पड़ रही है, तो इन्होंने कहा अच्छा साइन है, स्नोफॉल होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मौसम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब चले हैं और अब मुझे उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जब हम पहुँचे हैं उस पहला मुझे इंडिकेशन वहाँ पे मिला जब अरवा नदी में मैंने एक संदूक हमारे किसी पोर्टर का था, वो डिसबैलेंस हुआ और वो संदूक उसका गिर के लुढ़कता हुआ नदी में बहता हुआ मैंने देखा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा कुछ गड़बड़ होने वाली है आगे। तो लगने लग गया था मुझे कि हम फंसने वाले हैं कहीं। कुछ अचानक देखा कहीं रुकसैक फेंक के चले गए पोर्टर, तो ये सारे इंडिकेशन मैं समझ रहा था कि कुछ अब ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। जब तक ये लोग हालात को समझते, 2 ऑस्ट्रेलियन ट्रैकर ठंड के चलते मौत के मुंह में चले गए। ट्रैकर की इस टीम को अब स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगी। 6 लोगों ने फटाफट अपने बैकपैक संभाले। ऐसा ट्रैक होगा नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि इसमें आप न वहाँ ग्रीनरी है, न ग्रास लाइन है, न कुछ है, सिर्फ मोरेन और ग्लेशियर के ऊपर से हम चलते हैं, और वो भी क्रैक्ड। टोटल जो रास्ता है, रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा टेरेन है, इतना अनस्टेबल है जियोलॉजिकली कि जो सब कुछ बदलता रहता है। टेरेन भी बदल जाता है। हाँ, मतलब टेरेन में इतनी उथल पुथल है कि आपका कोई ऐसा नहीं कि कोई लीक बनी है, कोई ट्रेल बनी है, वो बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। तो जो एक्सपीरियंस आपका जो गाइड है वही बता सकता है कि हमें कहाँ से निकलना है। दोनों टीमों ने तय किया कि वो अब साथ साथ रहेंगे। अब हिमालय की ये चढ़ाई अस्तित्व की लड़ाई में बदल गई। बदलते मौसम को देखते हुए ट्रैकर की दोनों टीमों ने 19,000 से अधिक फुट की ऊंचाई से राजपुढ़ाव रिज की ओर जाने का सोचा। तभी हिमालय की चढ़ाई करने वाले हर पर्वतारोही का सबसे बुरा सपना सच्चाई बनकर उनके सामने आ गया। सफेद बर्फ की चादर एक ऐसा धुंधला नजारा बना देती है जिसमें 1 फुट से ज्यादा देखना संभव ही नहीं हो पाता। रस्सी को थामे ये सारे पर्वतारोही धीरे धीरे उतर रहे थे। किसी का एक गलत कदम सबके जीवन पर भारी पड़ सकता था। सफेदी बर्फ की धुंध में चलते इन लोगों को सिर्फ आधा किलोमीटर पार करने में 5 घंटे लग गए। तब तक ऑस्ट्रेलिया टीम की एक और सदस्य की मृत्यु हो गई। जब हम 49 लोगों का ग्रुप चल रहा था पूरे स्नो के बीच, और बहुत मुश्किल से हमें कदम बढ़ाने, क्योंकि एक तो आप लगाइए कि एक सीधी लाइन में अगर 49 लोग चल रहे हैं और वो भी स्नो में, तो आपकी स्टेपिंग कितनी स्लो होगी। ये हालात 1996 में हुई एक दुर्घटना की याद दिलाती हैं। उस दुर्घटना में विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही रॉब हॉल और स्कॉट फिशर समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 11 मई 1996 को हुई इस दुर्घटना में सिर्फ एनाटोली बोरक्रीव बचकर बाहर निकले। इन्हें पर्वतारोहियों का टाइगर वुड्स कहा जाता था। हालांकि अगले साल उन्होंने अन्नपूर्णा के दक्षिण हिस्सा में एक हिमस्खलन में अपनी जान गंवा दी। जॉन क्रॉकर ने इस त्रासदी पर एक किताब भी लिखी थी। अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर बनी ये किताब इनटू थिन एयर ने एवरेस्ट दुर्घटना को दुनिया के सामने ला दिया, लेकिन कालिंदी खाल की इस त्रासदी की कहानी बताना
अभी बाकी है। हालांकि एवरेस्ट और कालिंदी खाल की दोनों त्रासदियों में दिलचस्प समानताएं हैं। दोनों की दुर्घटना में पर्वतारोही के पास इस तरह के हालात से निपटने के लिए कोई योजना नहीं थी, और तो और संचार उपकरण भी बहुत बेहतर नहीं थे। कालिंदी खाल ट्रैकर टीम के पास भी सैटेलाइट फोन था। अगर ये फोन काम कर रहा होता तो कम से कम 3 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। अनूप शाह को ये नदी याद है। बेनाम बेहदी ठंडे पानी वाली इस नदी को पार करने में दोनों टीमों को 4 घंटे लगे। नदी का पानी इतना ठंडा था कि हड्डियां तक कांप गईं। इस नदी ने इस टीम के एक सदस्य को अपना शिकार बना लिया। हेमराज नदी पार करने के कुछ देर बाद ही मौत के मुंह में चला गया। 18 सितंबर को अनूप शाह की टीम के सामने एक ऐसी चट्टान आई जिस पर इन लोगों ने अपने जीवन की सबसे लंबी रात काटी। मैंने कहा सोएगा कोई नहीं, सब एक्सरसाइज करो, चिल्लाओ, मारो, पीटो, कुछ करो पूरी रात ऐसे सुबह बिताई? तक। हाँ, तो हम करीब 8 बजे, हम 8-9 बजे वहाँ पे 8 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो जो पोर्टर था वो कहने लगा मैं यहाँ मर जाऊँगा, मैं जाता हूँ कैंप से निकल। मैंने कहा पकड़ो इसको और 2 मारो और बैठाओ यहाँ। मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। तो सब लोग हम ये कर रहे थे। ये कहने लगे मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं आई एम सिंकिंग या कुछ इस तरह का वर्ड किया। तो ये प्रदीप को जोश आए, इनको जोश दिलाने लगे, कभी मसाज करने लगे। इस टीम के 4 आदमी अपनी जानें खो चुके हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। शाह ने बताया कि वो अपने सैटेलाइट फोन के जरिए आईटीबीपी शिवर के साथ संपर्क तो बना पाए, लेकिन खराब मौसम के चलते बचाव दल का आना संभव नहीं था। ऐसे में पूरी टीम ने इस चट्टान के नीचे पूरी रात जग कर काटी, क्योंकि ऐसे मौसम और हालात में नींद हाइपोथर्मिया को आमंत्रित कर सकती है। ब्रेन भी जैसे ठंड में और उसमें ब्रेन भी काम करने, डिसीजन में वो हो जाता है। तो मौत जो हमने देखा किसी क्षण में करके, एक दफ़े ये इनका पैर फिसला तो थोड़ा सा वो वैसा पोर्शन था, तो स्नो के ऊपर ये बिल्कुल चारों खाने चित हुए। तो मन में ये लगा बस आज सबका अंत हो गया। 19 सितंबर की सुबह टीम को एहसास हुआ कि उनके 2 और सदस्य नर बहादुर और नीतीश मौत की आगोश में चले गए हैं। 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। ये गाना हमने बहुत बार गाया और उसके बावजूद भी एक बहुत कठिन यात्रा पूरी करने में हम लोग कामयाब हुए। 19 सितंबर को करीब सुबह 10 बजे आईटीबीपी बचाव दल उनके पास पहुंचा। वो इस टीम को कुछ किलोमीटर आगे अपने कैंप में ले गया, जहां पर उनका तत्काल इलाज किया गया। आईटीबीपी के इस प्रयास से ऑस्ट्रेलिया टीम के सदस्य राहत महसूस कर रहे थे और जान बचाने के लिए इस कैंप के शुक्रगुजार थे। तो समझो एक किस्म से एक नए, मतलब एक ज़िंदगी का इतने ऐसा एक्सपीरियंस रहा, और एक किस्म से नई ज़िंदगी, कहीं भी कुछ हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने
हिम्मत नहीं खोई और उसी की बदौलत हम यहाँ ज़िंदगी में कई बार हम दुखी होते हैं और ये लगता है मतलब सुसाइडल मतलब थॉट्स भी आते हैं, मर जाएंगे। लेकिन मौत जब करीब से नज़र आती है, मैंने पहली बार महसूस किया जब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, कल सुबह मैं नहीं होऊंगा। तो वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये फील किया, एक्सपीरियंस किया। गुस्से में कह देते हैं हम कि मर जाएंगे, ये हो जाएगा, और कभी इमेजिन नहीं कर पाते थे कि मरेंगे तो कैसी फीलिंग होगी। तो एकदम बहुत ही डिप्रेसिंग और अजीब सा मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। कालिंदी खाल ट्रैक भले ही साहसिक खेल उत्साही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन एक बात साफ है कि हिमालय की पहाड़ियों से जीतना आसान नहीं है। हालांकि ये त्रासदी एक कसक और सबक भी दे गई। उत्साह और साहस के साथ साथ पर्वत आरोही अगर पूरी तैयारी के साथ चढ़ाई करें तो शायद इस तरह के हादसे कम हो जाए। दोस्तों, कुछ वक्त पहले हमने आपको तेंदुए के एक छोटे से शावक से मिलवाया था और ये शावक अपनी माँ से बिछड़ गया था और उस वक्त नासिक के वन विभाग के लोग उसकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन अब ये खबर सुनाते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि अब वो शावक बड़ा हो रहा है और उसको एक नया घर भी मिल गया है। अब इस शावक की देखभाल बाबा आमटे के बेटे डॉक्टर प्रकाश आमटे कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये शावक कैसा कर रहा है। रेणु, ये खास तेंदुए की कहानी है। हमने इस पर 1 साल से नजर रखी थी। साल 2011 के मई में इस चांस गांव में कुछ असाधारण हुआ। रात को खेतों में एक मादा तेंदुआ घुसी और अपने 3 शावकों को रखकर चली गई। कुछ दिन बाद वो फिर आई और अपने 2 शावकों के साथ वापस चली गई। तीसरा शावक वहीं रह गया। वो घायल था और अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। ये महाराष्ट्र के चांस गांव की कहानी है। कुछ दिनों बाद नासिक के वन विभाग की टीम ने शावक की देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन तेंदुए शावक के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उस शावक की किस्मत बलशाली थी। उसकी जीवन में प्यार और सुरक्षा की नई किरण आई। जाने माने पशु प्रेमी डॉक्टर प्रकाश आमटे ने उसकी देखभाल का जिम्मा उठाया। नागपुर से लगभग 400 किलोमीटर दूर डॉक्टर आमटे हेमल कासा में आदिवासियों के लिए एक अस्पताल चलाते हैं। यह अस्पताल पशु बचाव केंद्र के रूप में भी चलता है। Actually, this is the second cup from Nashik. There are a lot of conflicts in that particular area, and many have leopard have entered Nashik city also. So now this baby, again 3 babies they have found out in a field probably. So you know the story before that. So they wanted to send them back to the mother. So they put them in a temporary cage in that particular place. The mother came and they rescued the 2 and the third one got trapped, a little bit of injury on the leg. And then they again tried next day, the mother never came. So there were a lot of phone calls and correspondence from forest department that you should take it, since you have got a lot of experience of bringing up the animals. So finally, government of Maharashtra gave us a permission, and my son brought this. She was about 2 months old. डॉक्टर आमटे ने
तेंदुआ शावक का नाम रेनू रखा और उसकी देखभाल खुद करनी शुरू की। डॉक्टर आमटे के अथक प्रयासों की वजह से रेनू अब खतरे से बाहर है। रेनू के बारे में हम आपको वक्त पर वक्त बताते रहेंगे। दोस्तों, अफसोस लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगले एपिसोड में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो आज भी भारतीय वन्यजीवों के लिए और जंगलों के लिए एक जबरदस्त खतरा है। और फिर हम आपको ले चलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, जो वास्तव में इस धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है।